सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 9 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मोमेंट एरिया मेथड के बारे में देख लेते हैं जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज होंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है उससे स्लोप निकलता है और सेकंड जो मेथड है उससे टेंजेंशियल डेविएशन निकलता है। तो टेंजेंशियल डेविएशन की हेल्प से हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं काफ़ी सारे केसेस में। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम जिसके एंड पर एक मोमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका हम बीएमडी बनाएंगे। पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, थोड़ा आसान जाएगा। तो कुछ सैगिंग मोमेंट इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो इसका हम बीएमडी अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इट वुड बी, यहाँ पर रहेगी एम वैल्यू और वो टुवर्ड द सेक्शन कांस्टेंट रहेगी और सपोर्ट पर भी मोमेंट रिएक्शन जनरेट होगी जिसकी वैल्यू होगी एम। तो इसको हम एम बाई ई आई से डिवाइड करेंगे। अगर मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए ई आई कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द बीम, तो ई आई से डिवाइड करेंगे मोमेंट को तो वो एम बाई ई आई हो जाएगा एंड दैट डायग्राम इज नोन एज एम बाई ई आई डायग्राम। तो ये ई आई वेरिएबल भी हो सकता है, तो उस हिसाब से डायग्राम में चेंजेस आएंगे। तो पॉइंट क्या है? तो जो फर्स्ट थ्योरम है मोमेंट एरिया मेथड की, वो क्या देती है? चेंज इन स्लोप बिटवीन टू पॉइंट। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो चेंज इन स्लोप बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द एम बाई ई आई डायग्राम। ओके, तो जो एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया रहेगा ए से बी के बीच में दिस, तो ये क्या देगा? चेंज इन स्लोप बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसे यूजफुल है हमारे लिए? तो अगर हम हमारा पॉइंट जो है बी हम ये सपोर्ट पे मानते हैं, तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। बिकॉज देखिए ना, ये मोमेंट की वजह से कैसे बेंड होगा? बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है ना। एम लगाएंगे तो बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा इस एंड पर, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब अगर थीटा भी 0 आ रहा है तो माइनस ऑफ थीटा ए इज गिवन बाय इंटीग्रल ए से बी, एम इज कांस्टेंट, ई आई इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एम बाई ई आई ए से बी एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। तो इट्स मतलब माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एम बाई ई आई एल बी माइनस एल ए। तो लेंथ एट बी इज, मतलब यहाँ से एक्स मेजर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और b पर x की वैल्यू l है। तो इट्स एम एल बाई ई है। साइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें बस वैल्यू से मतलब है। तो जो स्लोप हो जाएगा a पर, मतलब फ्री एंड पर जो स्लोप हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? मतलब यहाँ पर ये जो स्लोप हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? थीटा ए एम एल बाई ई है। तो ये किसके हेल्प से निकला? मोमेंट एरिया मेथड की फर्स्ट थ्योरम के हेल्प से। ओके, तो फर्स्ट थ्योरम क्या देती है? difference of slope between any two points is given by first theorem of moment area method। और सेकंड थ्योरम क्या देती है? मतलब सपोज ये बीम है, डिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इनिशियल लेवल था, यहाँ से जो फाइनली फाइबर हो जाएगी वो मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ? y, ठीक है। तो ये y क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन बीम का, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन मिल गया हमें। मतलब ये डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं? हमें जो सेकंड थ्योरम होती है वो टेंजेंशियल डेविएशन देती है। सो टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ पॉइंट बी, टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ पॉइंट ए, सपोज बी इज पॉइंट हियर, सो टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ पॉइंट एनी पॉइंट ए with respect to b is given by x into m by e dx। तो मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? m by e dx m by e into what we say, let me write it properly, area under m by e diagram into x bar,
ओके, तो ये टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा। तो टेंजेंशियल डेविएशन बेसिकली होता क्या है, ये जो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, इनिशियली ऐसे थी और ये ऐसे हो गई, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। तो टेंजेंशियल डेविएशन, और ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो ए का टेंजेंशियल डेविएशन बी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, हमें जिसका टेंजेंशियल डेविएशन निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब बी इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा ए, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्टिकल उस पॉइंट से जहाँ पर टेंजेंट पे मिलेगा, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ओके, डिफ्लेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डेविएशन इज मेजर्ड, मतलब टेंजेंशियल डेविएशन इज दिस डिस्टेंस और डिफ्लेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में टेंजेंशियल डेविएशन डिफ्लेक्शन के बराबर हो रहा है, ठीक है, बट हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो सेकंड थ्योरम हमें क्या देता है, टेंजेंशियल डेविएशन देता है, वो बताना था मुझे। और वो कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर एम बाई ई डायग्राम इनटू एक्स बार, और एक्स बार इज सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया विच इज मेजर्ड फ्रॉम, मतलब सपोज हमें इस पोर्शन पे इंटरेस्ट है, इतने पोर्शन पे, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, तो इतना जो हमारा रहेगा वो टेंजेंशियल डेविएशन रहेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो उसके लिए हम एम बाई ई डायग्राम का इतना एरिया लेंगे और इसी एरिया का सेंट्रॉइड लेंगे, कहाँ से, मतलब पॉइंट ऑफ जो इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ से हमने वर्टिकल ड्रॉ किया है वहाँ से इस एरिया का सेंट्रॉइड लेंगे, तो दैट इज एक्स बार इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, एक्स बार कहाँ से मेजर करते हैं। सो विद दिस वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्या बोल रहे हैं वो, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी। एक बीम दी है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है और विड्थ बी है और डेप्थ डी है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ क्रॉस सेक्शन इफ द शियर फोर्स इज वी। तो हमें पता है रेक्टेंगल के केस में हमने पिछले असाइनमेंट में देखा है, टाउ मैक्स इज गिवन बाय 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज, and 3/2 tau average is shear force by shear area and it's 1.5 V upon B by D. So maximum shear stress is 1.5 V B by D. So A is the correct answer for it. Coming to the next question, a simply supported beam of length L and uniform EI is subjected to concentrated load P at the center. Okay. So maximum deflection कितना आएगा बीम का, तो simply supported beam के लिए अगर मिड पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या आता है, डेल्टा मैक्स इज गिवन बाय PL क्यूब बाय 48 EI। ये मोमेंट एरिया मेथड से या डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं इसको, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो आप इसको याद में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, मिड पे आता है, ठीक है, पॉइंट लोड की वजह से। सो इट्स वैल्यू इज PL क्यूब बाय 48 EI। C is the correct answer for it. Coming to the next question, a beam of rectangular cross section of width B and depth D. Width B and depth D. Maximum bending stress in a cross section for a moment M is given by. So sigma max by y max is equal to M by I NA. ये पिछले असाइनमेंट में देखा था हमने फ्लेक्सुरल इक्वेशन। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, it is equal to M by INA is BD cube by 12 and Y max is D by 2. So sigma max will be equal to 6M by BD square after solving. So maximum bending stress in case of rectangle is 6M by BD square. Coming to the next question, a step cantilever is subjected to the movement as shown in the figure. Okay, the vertical deflection at the free end. Free end पे deflection निकालना है हमें neglecting self weight। तो सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करना है, मतलब ये बार का कोई वेट नहीं है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम, और इस पर क्या सिर्फ मोमेंट एक्ट कर रहे हैं। ये कैसा है, ऐसा टाइप का है, मतलब सेंस ऐसा ही है ना, सैगिंग ही है। तो इसका M बाई E डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे बनेगा, इस सेक्शन पे आएगा बेंडिंग मोमेंट M, ओके, एंड इट्स सैगिंग, और यहाँ पर सडनली M ऐड हो जाएगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा M, दिस इज M, दिस इज ऑल्सो M। सो एट एंड, मतलब एंड पर इट विल बी 2M। सो इज इट फाइन। तो ये बराबर हो गया, ये हो गई हमारी PMD। तो अब हमें डिफ्लेक्शन निकालने के लिए निकालना है M बाई E डायग्राम।
सो एम बाई ई डायग्राम विल बी, इस पोर्शन का ई है तो इसको ई से डिवाइड करेंगे, और इस पोर्शन का ई है 2 है तो इसको भी ई से डिवाइड करेंगे 2 है, तो एम बाई ई डायग्राम क्या आ जाएगा, इट्स वैल्यू विल बी एम बाई ई फॉर होल सेक्शन आफ्टर सॉल्विंग। आई होप यू गॉट इट। तो ये एम बाई ई डायग्राम आ गया। अब एम बाई ई डायग्राम आने के बाद काम क्या बचता है, डिफ्लेक्शन निकालना। तो ये बीम, इसका एक कुछ फाइबर ले लेते हैं हम, मतलब ऐसे इसको लाइन मान के कंसिडर करते हैं, समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। लेट मी मेक इट स्ट्रेट फर्स्ट। ये बीम है ऐसा, ठीक है, स्टेप्ड है, और बेंड होने के बाद ये कैसे होगा डिफ्लेक्ट, कुछ इस तरह से होगा। नहीं सॉरी, मोमेंट ऊपर लग रहा है ना, तो ये सैग हो रहा है बीम, तो इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगा। ये ज़्यादा ही दिखा दिया मैंने, बट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो इसका डिफ्लेक्शन है फ्री एंड का, दैट इज नथिंग बट वाई मैक्स। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एट फ्री एंड। सपोज कंसीडर सपोर्ट वाला पॉइंट ए है और ये बी है, दिस बी एंड दिस इज ए। सो हम क्या निकालते हैं, हम मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बिकॉज टेंजेंट हमने बी से ए से ड्रॉ किया और वर्टिकल हमने बी से ड्रॉ किया, तो वो यहाँ पर मिलेगा। बी से हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे, ए से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दे विल मीट एट दिस पॉइंट। सो दिस वाई मैक्स इज नथिंग बट टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड ये हमें पता है सेकंड मोमेंट एरिया मेथड से, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर एम बाई ई डायग्राम मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। तो एक्स बार इज अ सेंट्रोइड ऑफ एम बाई ई डायग्राम ए और बी के बीच में, और वो कहाँ से मेजर करते हैं हम, एक्स बार इज मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो इन दिस केस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज बी, सो ये टोटल लेंथ है हमारी एल, सो इट्स सेंट्रोइड विल बी एट एल बाई 2। तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी एल बाई 2, एंड एम बाई ई डायग्राम का एरिया हो जाएगा एम बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एल, because it is rectangle, तो m by e multiplied by l will be the area of rectangle, and x bar is l by 2, so ml square by 2e will be tangential deviation of b with respect to a, and it is equal to deflection, that is maximum deflection and deflection at free end. B is the correct answer for it. So the deflection at the free end of the cantilever of length l due to moment at the free end is, तो एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर मोमेंट लग रहा है फ्री एंड पर, ओके, तो इसका बी एम डी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा ये, सो इट्स एम एंड एम बाई ई डायग्राम, बिकॉज ई इज कॉन्स्टेंट, तो एम बाई ई डायग्राम उन्होंने दिया नहीं, मतलब हम मानेंगे कॉन्स्टेंट, तो एम बाई ई इज मतलब एम बाई ई डायग्राम विल ऑल्सो बी रेक्टेंगल ओवर ए लेंथ से एल, एंड आफ्टर इट व्हाट वी नीड टू डू इज, जैसे ऊपर के केस में आर्गुमेंट दिया, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगी। सो टेंजेंट हमने ए से बनाया, वर्टिकल हमने बी से बनाया, सो टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड और द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, एंड इट्स इक्वल टू एरिया अंडर एम बाई ई डायग्राम विच इज एम बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एल, दिस इज एरिया अंडर एम बाई ई डायग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार, वेयर एक्स बार इज मेजर्ड फ्रॉम point B is point of interest और x bar is always measured from point of interest। तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल या पैराबोला है, उस केस में ये वाला m by e डायग्राम ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो x बार क्या आ जाएगा, x बार इज सिमिलरली l by 2, जैसे ऊपर के लिए आया था, तो डेल्टा b विद रिस्पेक्ट टू a इज दिस मच, सो डिफ्लेक्शन विल बी ml स्क्वायर बाय 2 e है, सेम एज ऊपर के केस जैसे, तो b इज अ करेक्ट आंसर फॉर इट। सॉरी, इट्स ml स्क्वायर बाय 2 है ना, तो c इज करेक्ट आंसर फॉर इट। हाँ, थोड़ा केयरफुली चेक करना है ऑप्शन को, c इज द करेक्ट आंसर फॉर इट, ओके। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ लेंथ l सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड विद आइसोलेटेड सेंट्रल लोड W किलो न्यूटन एंड विद दैट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओमेगा ओवर इट्स एंटायर लेंथ। तो दो दिया है बीम, मतलब एक ही बीम है सिंपली सपोर्टेड ऑफ सेम स्पैन, एक में W लोड लग रहा है मिड पे और एक पे UDL लग रहा है ओमेगा, ओके। सो दिस बोथ आर स्टैंडर्ड बीम, सो फॉर दिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन
what they are saying, a ratio of maximum deflection. Suppose this is case 1, this is case 2. So deflection, maximum deflection for case 1 will takes place at mid, and its formula is omega L का power 4 by 384 ही है, 5 by 384 ही है. So ये अगर UDL है और सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम. एंड फॉर पॉइंट लोड हमने ऊपर देख लिया था, WL³ by 48 ही है. आई होप इट्स क्लियर. तो हमें सेंट्रल लोड टू W मतलब डेल्टा 2 by डेल्टा 1 निकालना है. सो इट्स 1 by 48, 5 by 384. सो 384, 48 into 5. Let me calculate this. 384 divided by 48. It's 8 by 5. 8 by 5 तो मैच नहीं हो रहा है. हाँ ओके. सो इट्स 8 by 5. मतलब डेल्टा 2 by डेल्टा 1 इज कमिंग एज 8 by 5 एंड दे गिवन एज आंसर सी. तो दोनों को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 are 24 and 5 3 are 15. So 24 by 15 is the correct answer. Coming to the next question. Depth of a simply supported beam carrying an isolated load at its center, मतलब point load जो ऊपर देखा था हमने, is doubled. So D2 will be is equal to 2 times D1. They have given it. And deflection of the beam at the center will change. At mid we know deflection is maximum and it is given by, if W is a load acting, then WL³ by 48 EI. Okay, so this is the formula for deflection. Load is not changing, span is not changing, E is not changing, only depth is changing, so I will change. So delta 2 I2 is equal to delta 1 I1. So delta 2 for rectangular cross section, I2 is B2 D2 cube by 12 and delta 1 is B1 D1 cube by 12. So after solving we will get delta 2 by delta 1 is equal to D1 and they have not mentioned about, उन्होंने width के बारे में कुछ mention नहीं किया है तो हम उसको constant मानेंगे. B1 B2 will be same. So D1 by D2 का whole cube will be given by 1 by 2 का whole cube. So delta 2 by delta 1 is 1 by 8. D is the correct answer for it. Uh, 15 mm long simply supported beam having breadth 120 mm and height or can be depth 750 mm is uniformly loaded over entire length. Omega is given 120 kilonewton meter. The value of maximum deflection of the beam. So ये भी सिंपल है. UDL के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें पता है 5 ओमेगा L का पावर 4 by 384 EI. Everything is known to us. I मतलब BD³ by 12, E is given, ओमेगा is given, L is given. बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ओमेगा को ओमेगा किलो न्यूटन मीटर में दिया है ना, तो हमने पिछले इसमें देखा था 1 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन mm. ओके, तो इसको एज इट इज रखना है और सारी वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब न्यूटन और mm के टर्म में रखनी है. जैसे गीगा पास्कल हो जाएगा 200 × 10 का पावर 3 मेगा पास्कल, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेंथ हो जाएगी mm में, 15 मीटर दी है तो 15 × 10 का पावर 3 mm. तो सारी वैल्यू mm में और न्यूटन में पुट करनी है. तो उसके बाद हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 93.75 mm में आ जाएगा. ठीक है, बस यूनिट का ध्यान रखना है इसमें और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इट इज फॉर maximum deflection when UDL is acting over a simply supported beam. So coming to the next question. A horizontal cantilever of uniform length and uniform section and length L carries a 2 vertical point load W1 and W2 as shown in the figure. Find the deflection at the free end. तो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन पता करना है. तो ये कैसे करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. सुपर पोजिशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको हम. इट्स W2 प्लस W1. ओके, तो ये डिस्टेंस पे लग रहा है एंड ये L पे लग रहा है. तो इन दोनों की वजह से क्या डिफ्लेक्शन आएंगे. सपोज दिस इज केस 1, दिस इज केस 2. सो लेट्स सी फॉर केस 2 what we can do. Suppose this is a cantilever and point load W is acting over a length L. Then we know deflection at the free end.
इज गिवन बाय WL³/3 है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड बीम है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा इसका रिफ्लेक्शन का। मोमेंट एरिया मेथड से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल आएगा M/EI डायग्राम फॉर कांस्टेंट EI, और बाद में जैसे मैंने थ्योरम लगाया ऊपर वैसे ही थ्योरम लगा के ये फॉर्मूला आ जाएगा। और बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, बट ये स्टैंडर्ड केस है तो इसको ध्यान में रखिए। और दिस इज द फॉर्मूला। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन के लिए स्पेस मिल जाएगी। सो डेल्टा इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम इज WL³/3 है। ओके, व्हेन ये किसके लिए है, अगर W कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे एट अ डिस्टेंस L इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन। ये केस 1 में क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, लोड कैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, तो बीम कैसे होगी, यहाँ तक तो डिफ्लेक्ट होगी, और बाद में इधर कुछ लोड एक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट रहेगी। ये कैसे आता है, ये बेंडिंग इक्वेशन से आता है, दैट इज M/σ B/y E/I E/r और M/I। दिस इज बेंडिंग इक्वेशन, ये हमें पता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट हियर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/r इज इक्वल टू M/EI। ओके, तो EI तो कांस्टेंट है, और 1/r d²y/dx² लिख सकते हैं हम। ये मैकेनिक्स से आता है, मतलब कर्वेचर का फॉर्मूला d²y/dx²। तो M/EI मतलब d²y/dx² इज इक्वल टू M/EI। ठीक है, तो या तो मतलब इतना करने की भी जरूरत नहीं है, पर से ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब इस सेक्शन पर कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हाँ ओके, तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है, तो 1/r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R0 मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेडियस किसके लिए रहता है, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये वाली मतलब ये जो पोर्शन होगा जहाँ पर लोड नहीं है, वो किसी भी इसमें बेंड नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। आई होप समझ में आया आपको ये स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगी। ये हो गया पॉइंट क्लियर। देन मेन पॉइंट पे आते हैं हम। Suppose say this is point A, this is B, this is C। तो इतने केस के लिए जो होगा हमारा टेंजेंशियल डेविएशन या डिफ्लेक्शन, वो क्या आ जाएगा, मतलब डेल्टा एट B इज W, ये जो भी लेंथ होगी, सपोज दिस इज A, दिस इज B, सो WA³/3 है। M/EI डायग्राम से निकालेंगे या ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। एंड स्लोप क्या आ जाएगा पॉइंट बी पर, इट विल बी इक्वल टू WA²/2E है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट थ्योरम से आता है मोमेंट एरिया मेथड के। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई हमारी इतनी, तो इस एंड पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जो डेल्टा B था एंड ये जो C नीचे गया जितना, मतलब ये C वाला पोर्शन जितना नीचे गया वो वाला मतलब डेल्टा। तो ये डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट बी पर स्लोप की वैल्यू क्या है, θB। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो थीटा tan θB is equal to delta by B, and for small theta B is tan theta is theta, so it's delta by B, so delta is equal to θB into B। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो नेट डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा फ्री एंड पर, ये ऐसे वाले बीम के केस में सपोज ये पॉइंट है यहाँ पर A, B एंड C, तो डेल्टा एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू डेल्टा एट पॉइंट B प्लस ये डेल्टा, एंड इट इज स्लोप एट पॉइंट B इंटू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग डिस्टेंस। सो दिस विल बी द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। तो ऐसा कोई भी अगर केस आता है आज के बाद से, तो आपको ये ध्यान में रखना है तरीका निकालने का डिफ्लेक्शन।
एक बीम का आ गया और वो सेकंड वाले का तो पता है हमें। और एक बात हमें साइन का ध्यान रखना है, मतलब ऊपर बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये लोड की वजह से बीम ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगी और ये भी ए लोड की वजह से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो नीचे जो आ रही, मतलब नीचे आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, मतलब मैं मानता हूँ, आपको जो मानना है मानिए। और ऊपर जो आ रहा है उसको नेगेटिव मान रहा है। तो डेल्टा सी क्या आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद? डेल्टा बी क्या आएगा? W2 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? इट इज ए, सो ए क्यूब बाय 3EI प्लस थीटा बी इज W2 ए स्क्वायर by 2EI multiplied by L minus A. If this is L, this is A, so this will be L minus A. तो ये डेल्टा सी आ गया। तो डेल्टा या डेल्टा सी या बोल दीजिए डेल्टा एट बीम 1, मतलब डेल्टा एट फ्री एंड इन बीम 1। एंड डेल्टा 2 क्या आ जाएगा हमारा? W1 L क्यूब एंड इट विल बी नेगेटिव बाय 3EI। ठीक है। अभी नेट डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। So delta 1 will be W2 A cube by 3EI plus W2 A square L minus A by 2EI plus W1 L cube by 3EI. So this will be the delta net। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? W1 L cube by 3EI, W2 A square L minus A by 2EI, okay, एंड W2 A क्यूब बाय 3 है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। आई होप समझ में आया। आप सी नहीं है। वेट अ मिनट, यह तो माइनस आएगा, ये तो सही है। इन्होंने क्या किया है कि सॉरी, ये सी तो नहीं होगा आंसर। इन्होंने मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नेगेटिव माना है और अपवर्ड डिफ्लेक्शन पॉजिटिव माना है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम नेट में रखेंगे वैल्यू तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। साइन कन्वेंशन देख लीजिए प्रॉपर, मतलब उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव लेना है, बट नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। So what is the reaction at a hinge point B for the beam as shown in the figure below? तो ये जो हिंज है यहाँ पर कितनी रिएक्शन होगी वो पूछ रहे हैं वो। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। दिस इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज C, दिस इज B, दिस इज P, दिस इज A. Suppose this is omega and RB is a reaction that is developing at point B. ठीक है। तो ये दोनों इंटीग्रल पार्ट है एक का ही। तो क्या होगा, मतलब ये जो मिड पे जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो मिड पे डिफ्लेक्शन या तो इसको कंसीडर करके करेंगे या तो इसको कंसीडर करके करेंगे, दोनों में क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है ना। ये कंपैटिबिलिटी है बिकॉज ये क्या बोलते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट बीम टाइप का हो जा रहा है। तो बीच में हिंज लगाया उन्होंने, तो हिंज पे रिएक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब जो एक पॉइंट एक ही मतलब एक पॉइंट का एक ही डिफ्लेक्शन रह सकता है ना, एक से ज़्यादा थोड़ी डिफ्लेक्ट करेगा वो। तो डेल्टा बी आइदर कंसिडर्ड ऑन 1 और आइदर कंसिडर्ड ऑन 2। सो डेल्टा बी ऑन 1 और डेल्टा बी आइदर कंसिडर्ड ऑन 2 विल बी सेम। सो व्हाट वी विल टेक, मतलब इसका नेट डाउन, मतलब ये टोटल नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो नेट डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड इन केस ऑफ ए इज। तो कैंटिलीवर बीम के केस में अगर यूडीएल लग रहा है ओमेगा ओवर डिस्टेंस एल, तो डेल्टा एट फ्री एंड इज गिवन बाय ओमेगा एल का पावर 4/8 ही है। आज से ध्यान में रखिए ये। और पॉइंट लोड का तो हमें पता ही है, ऊपर देखा है हमने। तो इसका क्या आ जाएगा, एट फ्री एंड इट्स ओमेगा एल का पावर 4/8 EI, दैट विल बी ड्यू टू यूडीएल एंड माइनस RB L क्यूब बाई 3 EI। ये ऊपर देखा है हमने, बिकॉज ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगाया हमने। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। और इसके वजह से भी डाउनवर्ड ही होगा, दैट इज RB L क्यूब बाई 3 EI पार्ट 2 पर। तो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट, ओमेगा एल का पावर 4/8 EI इंटू 2/3 RB L क्यूब बाई EI। EI will get cancelled, L cube will cancel with so L will remain, RB will come out as
3 by 16 omega L. So reaction at hinge B will be 3 by 16 omega L kilonewton. So D is the correct answer for it. And thanks for watching.